चलिए नमस्कार फिर से एक बार सभी को, और आपका सभी का फिर से एक बार वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, मिडाइवल हिस्ट्री को स्टार्ट किए थे। और मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे पहले क्या है, भारत पे किसने हमला किया? अरबों ने हमला किया, जिसमें 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहली सफलता भारत पे हमला प्राप्त करने में की। वो कौन है? अरब है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने भी क्या किया, कौन से रीजन को जीता? सिंध वाले प्रांत को जीता, देवल बंदरगाह को जीता दाहिर के शासन में काल में। और वो अपनी सफलता को ज़्यादा लंबे समय तक क्या है, कंटिन्यू नहीं कर पाए, भारत में पैर नहीं जमा पाए, वापस चले गए। इसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की? तुर्कों की हम लोगों ने बात की। और तुर्क भारत में वो पहली जब यानी कि वो पहला मुस्लिम लोग हैं तुर्क, जिन्होंने क्या किया, भारत में क्या शक्ति यानी कि अपने पैर जमा लिए, भारत में क्या अपनी मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली है। और ये भी बात कर ली है, भारत में मुस्लिम सत्ता के जो वास्तविक संस्थापक माने गए वो कौन माने जाते हैं? तुर्क माने जाते हैं, ना कि अरब। ठीक, अब तुर्कों में भी लास्ट में हम लोगों ने बात की, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आता है। ठीक है, लेकिन देखिए जब भारत में तुर्कों का हमला हुआ और तुर्कों के हमले से पहले क्या बोला, अरबों का हमला हुआ, तो इस दोनों टाइम पीरियड के बीच में यानी कि अरब और तुर्क के बीच में, यानी कि भारत में अरबों के बाद और तुर्कों के हमले से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस समय दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में कुछ क्या डायनेस्टीज हैं, कुछ वंश रहे हैं, और जिनमें से कुछ वंश बड़े एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने राष्ट्रकूटों का नाम सुना होगा, चोल डायनेस्टी बड़ी फेमस डायनेस्टी है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। पल्लव हैं, चालुक्य हैं। ठीक है, तो ये कुछ डायनेस्टीज रही हैं जिन डायनेस्टीज को लेकर एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ, इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। चोलों के जो तुर्क हैं, तुर्क हमलावरों के हमले से पहले भारत में कुछ क्या डायनेस्टीज हैं, तो वो कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं हम लोग बात कर लेते हैं। तो आज अपना टॉपिक हम लोग बना लेते हैं इंडियन डायनेस्टी बिफोर तुर्क्स, है ना। तो भारत में तुर्कों के आने से पहले कौन कौन से भारत में साम्राज्य है, कौन कौन से वंश भारत में है, तो इन वंशों की हम लोग जरा बात कर लेते थोड़ा सा। यहां से भी एग्जाम में देखिए, इस वाले टॉपिक से एग्जाम में अगर मैं बात करूं एसएससी नॉन टेक्निकल में, यानी कि एसएससी वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जो लोग टेक्निकल वाले हो, एसएससी जेईई वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना रहती है, लेकिन बहुत ना के बराबर है। लेकिन एसएससी और अन्य वनडे एग्जाम, चाहे एनटीपीसी हो चाहे और कोई वनडे एग्जाम हो, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न मिलने की संभावना रहती है। एक प्रश्न यहाँ से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं भाई? चालुक्यों की बात कर लेते हैं। चालुक्य, तो पहला डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? चालुक्यों की बात कर लेते हैं। और देखिए दक्षिण भारत में जो चालुक्य हैं, इन चालुक्यों की दक्षिण भारत में दो ब्रांच हैं। कितनी ब्रांच हैं? दो ब्रांच हैं चालुक्यों की दक्षिण भारत में। तो ये जो चालुक्य हैं, ये चालुक्य हैं बादामी, एक जगह है बादामी या बातापी के। ये कहां के चालुक्य हैं? बादामी या बातापी के चालुक्य हैं। और इस चालुक्य वंश की अगर बात की जाए, देखिए इस चालुक्य वंश के सबसे पहले जो राजा हैं, यानी कि जिस राजा के द्वारा, जिसके द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है, इस व्यक्ति का नाम है पुलकेशिन प्रथम। यानी कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हुए? ये पुलकेशिन प्रथम नाम का व्यक्ति चालुक्य वंश का संस्थापक है। और इसी वंश में एक बड़े महत्वपूर्ण राजा हुए, एक दूसरे राजा हैं, उनका नाम है पुलकेशिन सेकंड। एक और व्यक्ति हैं, ये है पुलकेशिन द्वितीय, ये जिसको पुलकेशिन सेकंड बोलेंगे। और पुलकेशिन सेकंड चूंकि इस वंश का सबसे महान राजा है चालुक्य वंश में, बातापी के जो चालुक्य हैं, इन चालुक्यों का एक बड़ा महान राजा है पुलकेशिन द्वितीय। और इसने क्या है, काफी विजय जीत हासिल की। और इसके बारे में जानने का जो सोर्स हमारे पास है, तो इसका एक प्रशस्ति, इसका एक क्या है एडिक्स, इसका एक अभिलेख हमें प्राप्त होता है, जिसको हम लोग ऐहोल प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानने का सोर्स है, और इसको इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही लिखना है हमको, ऐहोल प्रशस्ति। देखिए इसको जानने का सोर्स क्या है? ऐहोल प्रशस्ति। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजा से है? तो चालुक्य वंश के चालुक्य बोल दिया मैंने, चालुक्य वंश के किस राजा से है? इस पुलकेशिन सेकंड से। अभी जो ऐहोल प्रशस्ति है इसकी इस ऐहोल प्रशस्ति को इसी चालुक्य के, इसी पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी है, दरबार में रहने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम है रवि कीर्ति। तो इसकी रचना, इसको किसके द्वारा लिखा गया?
रवि कीर्ति के द्वारा क्या है इसकी रचना की गई, यानी कि इस प्रशस्ति के रचनाकार लेखक कौन है, रवि कीर्ति नाम का व्यक्ति, जो इस पुलकेशिन द्वितीय क्या है दरबारी है। और यानी कि इसी के ऑर्डर पर इसके द्वारा क्या है एक ऐहोल प्रशस्ति को लिखा गया, और इसी ऐहोल प्रशस्ति में इस पुलकेशिन द्वितीय की जितनी भी जीत इसने हासिल की, जिस एरिया को जीता उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसी ऐहोल प्रशस्ति से एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग एक पुष्यभूति डायनेस्टी को हम लोग डिस्कस किया, और पुष्यभूति डायनेस्टी जब सबसे फेमस राजा रहे उनका नाम था हर्षवर्धन, है ना। तो इसके द्वारा इसी पुलकेशिन सेकंड के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ, जिस लड़ाई में क्या है हर्षवर्धन को इस व्यक्ति ने हरा दिया पुलकेशिन सेकंड में। और इस बात की जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है, इसी पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है, जिसको रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। तो इसने क्या काम किया, इससे हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, नर्मदा नदी तट पर किसको हराया, हर्ष या हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति वंश का एक क्या है महान शासक है। ठीक, दूसरी बात, अब दूसरे देखिए इनकी बात करें, जो चालुक्य हैं, चालुक्यों की राजधानी को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो दो ब्रांच है, मैंने अभी बोला चालुक्यों की। तो जो चालुक्य हैं, इन चालुक्यों की कैपिटल ही क्या है, बादामी या वातापी, बादामी या वातापी इनकी राजधानी है। अब एक चालुक्यों की एक दूसरी और ब्रांच है, वो भी चालुक्य हैं, वो क्या है कल्याणी के चालुक्य हैं। ये कहाँ के हैं, ये बादामी या क्या है वातापी के चालुक्य हैं। दूसरे कहाँ के हैं, दूसरी ब्रांच की बात कर लेते हैं, कल्याणी के चालुक्य। ठीक, और इस कल्याणी के चालुक्य की अगर बात करें तो इस वंश के जो पहले राजा हैं, यानी कि इस वंश के संस्थापक, इसको तैल या तैलप बोला जाता है। तो पहले किंग कौन है इस वंश में, तैलप नाम का व्यक्ति है, इस वंश का पहला संस्थापक तैलप। और तैलप के बाद अगर बात की जाए तो देखो इस वाले ब्रांच जो है, इस वाले ब्रांच की जो राजधानी, जो कैपिटल है इनकी, इसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न उठा लिया जाता है। तो इनकी राजधानी थी, और एग्जाम में यही प्रश्न उठाया जाता है कि चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, मान्यखेत। कौन सी है, मान्यखेत इनकी राजधानी है। इस वंश में एक बड़े फेमस राजा हैं सोमेश्वर प्रथम, केवल नाम जानेंगे। एक और राजा हैं सोमेश्वर प्रथम, और इसी सोमेश्वर प्रथम के द्वारा जिनकी राजधानी जो मान्यखेत है, राजधानी मान्यखेत से ट्रांसफर कर दी गई, और कहां ले आए ये कल्याणी। और ये क्या कहलाए, कल्याणी के चालुक्य, यानी कि इनकी पहली राजधानी क्या थी, मान्यखेत। इसी कल्याणी के चालुक्य वंश में अगर हम लोग बात करें, एक बड़े फेमस राजा हैं विक्रमादित्य सिक्स। एक और राजा रहे विक्रमादित्य सिक्स। ये जो विक्रमादित्य सिक्स नाम का राजा है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए क्योंकि इसका जो राज्यसभा है, इसकी जो कोर्ट है, दो बड़े फेमस व्यक्ति इसकी राज्यसभा में रहते हैं। इसकी क्या, राज्यसभा का मतलब होता है इंग्लिश में कोर्ट, दरबार। तो इसके दरबार में निवास करते हैं कौन कौन, एक व्यक्ति है बिल्हण, और एक है ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है बिल्हण और एक है विज्ञानेश्वर। ठीक है, तो इस बिल्हण नाम के व्यक्ति के द्वारा एक किताब लिखी गई, जिस किताब को लेकर एग्जाम में सीधे तौर पर एग्जाम में कई बार किताब का नाम पूछा जाता है। तो इस किताब का नाम है विक्रमांक देव चरित। ठीक है, और विज्ञानेश्वर ने किताब लिखी जिसको लेकर भी एग्जाम में, इस किताब का नाम है मिताक्षरा, जिसको लेकर कई बार एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस बुक के, मिताक्षरा बुक के राइटर का नाम बताएं। देखिए इस काल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तुर्कों के हमले से पहले का जो समय हम पढ़ रहे हैं, इस काल में काफी सारी बुक्स की बहुत सारे जो क्या है, दक्षिण भारत में क्या सारे राजा कौन है, तो दक्षिण भारत में जितने भी राजवंश आएंगे, राजवंशों के दरबार में कोई ना कोई क्या है, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े क्या है राज कवि, बड़े बड़े राइटर, ठीक है, वो निवास करते हैं, वहां पे रहते हैं, और उनके द्वारा खुद क्या है, इनके द्वारा क्या है, इनको क्या संरक्षण दिया गया दक्षिण भारत के अंदर।
ठीक, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या है, विदेशी हमलेवर एक तो क्या है वहाँ पर हमले कम हुए हैं, इसलिए दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो क्या है आज भी बचे हुए हैं। क्योंकि उत्तर भारत में क्या है हमले ज़्यादा हुए तो यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, और तोड़ने का उद्देश्य क्या, उनको क्या लूटना, पैसा कमाना उनका उद्देश्य, उनको लूटा गया। लेकिन दक्षिण भारत में हमले कम हुए तो वहाँ के मंदिर आपके आज भी क्या वर्तमान में भी क्या दिखाई देंगे। तो कुछ मंदिरों का निर्माण भी इस समय हो रहा है, और वो मंदिर क्या है आज भी क्या है ऐसे ही क्या है सेफ क्या है खड़े हुए हैं। चलिए पहले एक काम करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट वंश एक वंश रहा राष्ट्रकूट वंश। तो जरा बात कर लेते हैं राष्ट्रकूटों के बारे में, ठीक है। अब देखिए जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, इस वंश के सबसे पहली बात तो संस्थापक का नाम जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इस वंश के सबसे पहले राजा ये कौन है भाई, दंती दुर्ग नाम का व्यक्ति है। और इस दंती दुर्ग ने राजा बनने के बाद राजधानी स्थानांतरित कर दी, ले आया मान्यखेत। ठीक, दूसरी बात करें दंती दुर्ग के बाद इस वंश में एक और बड़े फेमस राजा रहे हैं। और देखिए राष्ट्रकूटों की भाषा को लेकर भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रकूटों की भाषा क्या थी। तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, कन्नड़। कन्नड़ इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और एक और राजा रहे हैं राष्ट्रकूटों में, इंद्र थर्ड। क्योंकि इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, एक विदेशी अरब से आने वाला एक यात्री है अलमशूदी इस समय। तो एक यात्री, विदेशी यात्री अलमशूदी भारत की यात्रा पर आया। मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई विदेशी यात्री अगर भारत आता है तो उसको लेकर एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और हम लोग अभी तक कई विदेशी यात्रियों को पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फाहियान को पढ़ा, किसके समय, सॉरी फाहियान से पहले हम लोगों ने किसको पढ़ा था, एक विदेशी यात्री मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया, इंडी का नाम किताब लिखी। फिर फाहियान भारत आता है किसके समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। और एक विदेशी यात्री इंपॉर्टेंट हम लोग और पढ़े थे, हुएनशांग हर्ष के समय भारत आया। और एक कौन आ गया, ये अलमशूदी भारत आ गया। हालांकि इससे पहले हम लोग एक दो विदेशी यात्री को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जैसे कि हम लोग बात करें एक सुलेमान को हम लोग डिस्कस किए हैं, और एक यात्री और है उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जो भी एक है, ठीक है। तो एक अलमसूदी नाम का व्यक्ति क्या होता है, इस समय क्या होता है, दक्षिण भारत की यात्रा पर आया। देखिए इस समय इस राष्ट्रकूटों में एक लड़ाई बड़ी फेमस है, जिसको लेकर, इस लड़ाई को लेकर तो एसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक लड़ाई है, इसका नाम है तकोल्लम बार। कौन सा बार है, तकोल्लम बार। अब देखिए ये जो तकोल्लम बार था, ये दो वंशों के बीच लड़ा गया। किस किस के बीच हुआ, एक तो कौन है, खुद राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट बनाम चोल। चोलों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूटों की ओर से कौन लड़े, तो राष्ट्रकूट राजा है कृष्ण थर्ड। और चोलों की ओर से बात करें तो चोल राजा है परांतक फर्स्ट।
क्योंकि दक्षिण भारत में दोनों क्या है, एक बड़ी शक्तियां हैं, चोल और राष्ट्रकूट। और इस लड़ाई में कौन विजय हो गया, ये कृष्ण तृतीय क्या हो गया, जीत गया, और चोलों को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तो ये तपोवल्लम की लड़ाई एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इसी कृष्ण की अगर बात करें तो इसी कृष्ण तृतीय के दरबार में, ठीक है, तो इसी कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के एक बड़े फेमस कवि हैं, ठीक है, तो एक कवि हैं कन्नड़ कवि, और इस कन्नड़ कवि का नाम है पोन, ठीक है, क्या नाम है, पोन नाम है, कन्नड़ कवि है। और इसके द्वारा लिखा गया एक किताब लिखी गई जिसको हम लोग शांति पुराण के नाम से जानते हैं। तो इस शांति पुराण नाम का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचयिता पोन किसके दरबार में रहते हैं, राष्ट्रकूट शासक किस कौन हो गया हमारा, कृष्ण तृतीय, जो एग्जाम में प्रश्न को कई बार उठा लिया जाता है। अगले हम लोग बात करें तो जो अगला वंश है पल्लव डायनेस्टी की, हम लोग जरा बात कर लेते हैं, पल्लवास। तो पल्लव वंश में अगर हम लोग बात करें तो इस पल्लव वंश के संस्थापक रहे हैं सिंह विष्णु। देखिए इस वंश के पहले राजा या संस्थापक की बात की जाए तो इस व्यक्ति का नाम है सिंह विष्णु। चूंकि इस वंश का संस्थापक भी है सिंह विष्णु अपने आप में, और सिंह विष्णु की बात की अगर हम लोग बात करें तो इसके दरबार में एक संस्कृत है, तो इसी के दरबार में संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत विद्वान, और इस विद्वान का नाम है, जिसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न उठाया जाता है, भारवी। और इस भारवी के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया जिसको डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछते हैं, और इस महाकाव्य का जरा नाम इस महाकाव्य का नाम है किरातार्जुनीयम महाकाव्य। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है किरातार्जुन, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा नहीं पूछकर इस किरातार्जुनीयम के क्या राइटर का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें किसके, सिंह विष्णु के बाद अगले व्यक्ति जो राजा बनेंगे, इस व्यक्ति का नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव काल एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस काल में क्या है, मंदिर निर्माण ही कई सारी क्या है टेक्निक्स, कई सारी क्या शैलियों का क्या है विकास हुआ है। जैसे महेंद्र वर्मन शैली, इसके द्वारा जो मंदिर बनाया गया उसको क्या है महेंद्र वर्मन शैली बोल दिया गया। एक मामल्ल शैली, एक ठीक है, और एक राजसिंह शैली का विकास हुआ, जिसको लेकर इस यानी कि इस काल में मंदिर निर्माण अपनी क्या काफी ऊंचाइयों को छुआ, और जिसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले इस महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में, ये महेंद्र वर्मन प्रथम खुद क्या है अपने आप में एक राइटर है, और इसके द्वारा एक बड़ा फेमस प्ले, एक क्या है नाटक लिखा गया। तो इसने एक प्ले की रचना की, एक नाटक इसके द्वारा लिखा गया, और इसका नाम था मतविलास प्रहसन नाम का नाटक किसने लिखा, इसी महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद। अब इसी महेंद्र वर्मन प्रथम का अगला सक्सीडर कौन आएगा, जरा उसकी बात करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम से। तो हालांकि स्पेस कम है, पहले आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अगले राजा इसी पल्लव डायनेस्टी में एक नरसिंह वर्मन हुए फर्स्ट। इनका योगदान इतना है, हर्ष के समय भारत में हुएन सांग आया है,
और देखिए हुएनसांग दक्षिण भारत की भी यात्रा की और इसी व्यक्ति के शासनकाल में हुएनसांग दक्षिण भारत के कांची शहर की यात्रा करने जाता है। तो जो चीनी यात्री था इसी के समय दक्षिण भारत भी आया। चीनी यात्री हुएनसांग कहाँ पर आता है? दक्षिण भारत में कहाँ की यात्रा करने के लिए गया? कांची की यात्रा करने के लिए गया। ठीक है। और इसी के बाद एक और राजा है इस वंश में मिलेंगे, नरसिंह वर्मन सेकंड। ये व्यक्ति इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके द्वारा कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया। एक मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर, और एक है महाबलीपुरम का शोर मंदिर। कहाँ मिलेगा ये? दोनों को ही एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कौन कराया, शोर मंदिर का निर्माण कौन कराया, या दोनों ही मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ, पल्लव डायनेस्टी में हुआ। ठीक है। और इसी नरसिंह वर्मन के बारे में अगर हम लोग एक बात कर लें तो एक संस्कृत भाषा है, तो इसी के दरबार में, कोर्ट में एक व्यक्ति है संस्कृत के विद्वान। तो संस्कृत भाषा के विद्वान व्यक्ति है दंडिन, यहीं पे रहते हैं, क्योंकि दंडिन को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और दंडिन के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसको 10 कुमार चरित के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो ये हमने किसके बारे में बात की? पल्लव डायनेस्टी के बारे में बात की। और पल्लव डायनेस्टी के बाद एक डायनेस्टी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसको लेकर एग्जाम में अक्सर प्रश्न, उसके प्रशासन को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न आते हैं, और वो डायनेस्टी है चोलास, चोल। ठीक है। देखिए चोल वंश की अगर बात करें तो चोल वंश के संस्थापक रहे इस व्यक्ति का नाम है विजयालय। चोल डायनेस्टी का पहला राजा, संस्थापक ही होता है। और इस चोल डायनेस्टी में अगले राजा की बात करें तो उन व्यक्ति का नाम है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के बारे में बात करें, ये वो व्यक्ति जिसने क्या है श्रीलंका पर हमला किया। चोलों के समय दरअसल क्या है, जो दक्षिण भारत में है, एक तरफ क्या है बंगाली खाड़ी पर तो इनका पूरा कंट्रोल था चोलों को। ऐसा कहते हैं चोलों ने तो क्या काम किया, अगले राजा आएंगे राजेंद्र चोल, आगे हम लोग बात करेंगे। चोलों की नौसेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी और उसी के दम पर उन लोगों ने क्या किए, पूरे साउथ ईस्ट एशिया को जीता। और इस व्यक्ति के द्वारा भी क्या है श्रीलंका पर हमला किया गया। हालांकि पूरा श्रीलंका नहीं जीत पाया, लेकिन श्रीलंका के क्या काम किया, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को इसने जीत लिया। तो इसने क्या काम किया, श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र को जीता था इसने। और इसकी कमी पूरी कर दी इसी के बेटे ने बाद में आकर, जिसका नाम राजेंद्र प्रथम है। उस राजेंद्र प्रथम ने आने के बाद क्या है, उसके समय क्या है जो चोल साम्राज्य अपने पीक पर पहुंच गया। देखिए राजराज प्रथम और विजयालय के बाद का जो कुछ समय है, इस काल में क्या लगभग 20 से 30 साल तक क्या है चोल जो साम्राज्य है क्या है अपनी क्या है अवनति के काल में रहा, नीचे को लगातार चलता चला गया। लेकिन जैसे ही राजराज राजा बनेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई राजा और है लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, जैसे ये व्यक्ति राजा बनता है तो चोल साम्राज्य क्या हुआ, अपने शिखर पर पहुंचने लगा। और इसी राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को जीत लिया। और देखिए मालदीव एक क्षेत्र है, मालदीव पर भी अपनी नौसेना के माध्यम से इस व्यक्ति के द्वारा क्या है विजय प्राप्त की। और ये राजराज जो है ये पहला चोल शासक है, पहला चोल शासक, फर्स्ट चोल किंग, जिसके द्वारा क्या है जो भूमि है, भूमि को दोबारा से क्या उसको मापा गया, भूमि की पैमाइश कराई गई। पहला चोल शासक जिसने क्या किया,
भूमि की पैमाइश कराई, यानी कि भूमि को क्या किया गया, दोबारा से क्या है उसकी नपाई की गई, और नपाई करने के बाद जिस आधार पर जिस व्यक्ति पर जितनी जमीन थी उसी के बेस पर क्या कर दिया गया, टैक्स का निर्धारण किया गया। क्या किया गया, टैक्स सिस्टम को उसी के आधार पर क्या लिया गया, जैसी आपके पास जमीन रहेगी उसी आधार पर क्या होगा, आपसे टैक्स वसूला जाएगा। शिव का पुजारी है राजराज प्रथम, तो शैव मतानुयायी है, और शिव के सम्मान में एक बड़ा फेमस मंदिर का निर्माण कराया। तो भूमि की पैमाइश हो गई, एक बात उसमें नोट कर दूं, और फिर क्या होगा, उसी के अनुसार क्या होगा, टैक्स का निर्धारण होगा। शिव का पुजारी है, और इसी पुजारी के द्वारा क्या है, एक बड़ा फेमस मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक है, तंजौर में। कहाँ पर है, तंजौर में। तो इसको कहा जाता है, और एग्जाम में भी बहुत बार इसको बृहदीश्वर या राजराज इसी के नाम पर मंदिर भी बोलते हैं। ये दक्षिण भारत के तंजौर क्षेत्र में, आप तंजौर में मिलेगा आपको। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राजराज या राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर बोलते हैं। तो ये मंदिर एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का एक फेमस मंदिर है जिसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। राजराज प्रथम के बाद इसी का बेटा जिसने चोल साम्राज्य को अपने शिखर पर पहुंचा दिया, और इस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रथम। इस राजेंद्र प्रथम के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए राजेंद्र प्रथम में तो क्या है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया को, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, इस पूरे क्षेत्र को जीत डाला, और अपने दम पर क्या है, पूरी बंगाल की खाड़ी को इतना इसने क्या कर दिया, कहते हैं चोल झील में तब्दील कर दिया। मतलब क्या, पूरी बंगाली खाड़ी में क्या है, चोल क्या है, जो चोलों की नौसेना है वो हमेशा तैनात रहा करती थी। चोल झील को बंगाल की खाड़ी को चोल झील में चेंज कर दिया। ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछते हैं। बंगाल खाड़ी चोल झील में क्या हो गई, चेंज हो गई। हमेशा चोलों की नौसेना यहां पर तैनात खड़ी रहती थी, और इसी के दम पर इन्होंने क्या किया, मलेशिया, पूरा श्रीलंका जीत डाला, मलेशिया जो रोन डाला, और जावा सुमात्रा तक, जावा सुमात्रा मलय प्रायद्वीप जिसको हम लोग आज वर्तमान में बोलते हैं मलय पेनिनसुला, जावा सुमात्रा तक वहां को इस क्षेत्र के द्वारा, इसके द्वारा क्या है, जीता गया। राजेंद्र प्रथम के बारे में बात करें तो एक पाल राजा है, महिपाल। ठीक है, तो इसने क्या काम किया, पाल शासक, पहली बार उत्तर भारत का अभियान किया, और पाल शासक महिपाल को हराया। और देखिए महिपाल को हराने के बाद इसके द्वारा एक नए नगर की स्थापना की गई, एक नया नगर बसाया, जिसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, गंगे कोंड चोलपुरम। और इसी को हराने की खुशी में एक टाइटल लिया, एक उपाधि धारण की। इस उपाधि का नाम है गंगे कोंड चोल। तो गंगे कोंड चोल की टाइटल धारण किया। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं किसके द्वारा क्या है, गंगे चोलपुरम नगर बसाया गया तो राजेंद्र चोल, और किसने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगे का मतलब गंगा वाले क्षेत्र को इसने जीता उत्तर भारत में। सॉरी। तो ये व्यक्ति कौन है, राजेंद्र प्रथम। अब देखिए राजेंद्र प्रथम के बाद एक व्यक्ति और, एक राजा और रहे हैं, कुलोत्तुंग प्रथम। हालांकि जो कुलोत्तुंग प्रथम है ये कुलोत्तुंग प्रथम पूरी तरह से चोल राजा नहीं है। रीजन क्या है, दरअसल जो इसके पिता है वो चालुक्य वंश से हैं, और जो इसकी माँ है वो क्या है, चोल वंश की। तो क्या पूरी तरह से क्या चोल राजा नहीं है, लेकिन इसने भी क्या काम किया, भूमि की क्या कराई, पैमाइश कराई। और देखो भूमि की पैमाइश कराने के बाद
भूमि को पैमाइश कराया, यानी कि उसको दोबारा से माप तोल कराई गई, उसको दोबारा चकबंदी कराई गई। चकबंदी कराने के बाद उसको मापने के लिए जो क्या है पैमाना तय किया गया। तो उस पैमाने के लिए क्या किया, अपना जो पैर है उस पैर की छाप दे दी। कहा ये जो मेरा पैर की छाप रहेगी ये क्या रहेगा, पैमाना रहेगा। जैसे पैमाने पर क्या होता है, हम लोग 1 फीट 2 फीट मापते, तो ऐसे ही वो क्या भूमि की जो इसके पैर की छाप होगी, उसी छाप के अनुसार क्या होगा, उसी को एक पैमाना माना गया। और क्या की भूमि की पैमाइश कराई, और पैमाइश के लिए अपने पैर की छाप दी। जरा ये वाला फैक्ट याद रखें बंडी एग्जाम के लिए, इसको एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, किस राजा के द्वारा अपने पैर की छाप दी गई। चोलों की बात करें तो चोलों के, अब इतने ही हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी सी हम लोग चोलों के क्या प्रशासन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। प्रशासन देखिए, अगर इस काल के प्रशासन की बात की जाए तो चोल समय की बात करें, चोल समय क्या मंदिरों का तो निर्माण हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ चोल राजाओं ने एक नई प्रथा शुरू की। इस प्रथा का में क्या है, जो चोल राजा हैं पहली बार राजाओं की मूर्तियों क्या मंदिरों में स्थापित किया जाने लगा। और जब मंदिरों में स्थापित किया जाने लगा तो वहाँ से क्या मूर्तियों क्या पूजा की शुरुआत भी शुरू हो गई। देव कुल, देव पुत्र जैसी बड़े भारी भरकम क्या टाइटल्स की शुरुआत करने लगी। लेकिन जो चोल प्रशासन में, अगर चोल साम्राज्य की हम लोग बात करें तो देखिए, जो चोल साम्राज्य है इसको विभाजित कर रखा है मंडलम में। किसमें तोड़ा, मंडलम, जिनको हम लोग क्या है आज वर्तमान में प्रांत या स्टेट के नाम से जानते हैं। मंडलम के बाद अगली इकाई है कोट्टम। एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है कई बार, वलनाडु। कोट्टम या वलनाडु का मतलब समझ लीजिए, जैसे आजकल एक कमिश्नरी प्रांत होते हैं उस तरह से ये सिस्टम हुआ करता था। और इसके नीचे जिला हुआ करता था नाडु। नाडु क्या है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया कि नाडु क्या था, तो नाडु क्या है, एक जिला था। ठीक है। और नाडु के बाद हम लोग बात करें जो सबसे छोटी इकाई है गांव। और गांव को गांव नहीं कहा जाता था, इसमें कुर्रम कहा जाता था। तो जरा इस बात को ध्यान रखें। एग्जाम में वलनाडु नाडु को दोनों को पूछा गया एग्जाम में। तो ऐसे मान लीजिए ये क्या है, आपका कमिश्नरी सिस्टम है यहाँ पर। और इसी सिस्टम को क्या कहा जाता था, कोट्टम। इसको भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी पूछा गया है, इसको भी पूछा गया है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि मंडलम क्या है। तो मंडलम क्या है, चोल काल में क्या है, प्रांतों चोल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया, इसको क्या है, मंडलम कहा गया। और एक देखिए बेली, ये क्या है, एक पैमाना है। और ये पैमाना क्या काम करता है, भूमि को मापने का काम करता है। भूमि माप की यूनिट क्या है, वेली है। चोल काल के बारे में एक बात मैं बताना चाह रहा हूं। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको लेकर वनडे एग्जाम, खासकर एसएससी जैसे एग्जाम्स में या कोई और आपको बीपीएससी टाइप के एग्जाम दें, जिसको लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे उल्लेखनीय, देखें इस पे हल करके लिख रहा हूं तो एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ग्रामीण स्वशासन। अभी आप देखते हैं हमारे आसपास गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, ग्राम पंचायतें अपना खुद का कामकाज देखती हैं। तो इस काल की भी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ग्रामीण स्वशासन, यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र होंगे वो अपना शासन खुद चलाएंगे। एग्जाम में कई बार ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि इनमें से चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण क्या विशेषता क्या है, या ग्रामीण स्वशासन किस काल की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो किसकी है, चोल काल की। और देखिए ग्रामों की बात करें तो इनके पास दो तरह के गांव हुआ करते थे। एक है उर और एक गांव है सभा या महासभा। दो तरह के गांव हैं। जो उर है ये सामान्य लोगों की संस्था है। जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, उन लोगों की संस्था क्या है, उर। और सभा या महासभा
गांव में एक संस्था हुआ करती थी उर, और ये सभा या महासभा ऐसे गांवों में होती थी जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिन गांवों को क्या है मंदिरों को या ब्राह्मणों को क्या है दान दिया जाता था, है ना। और दान दी हुई भूमि को या गांवों को अग्रहार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये कहां पर है, केवल अग्रहार गांवों में। और मैं आपको बता चुका हूं अग्रहार क्या है, इधर लिख दे रहा हूं। देखिए ये वाली जो बात मैं समझा रहा हूं आपको ग्रामीण एसएससी जेई पे तो ये खास आपसे रेलिवेंट नहीं है, वहां से इतना डीपली प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन एसएससी जैसे वनडे एग्जाम्स में या आप क्या यूपीएसआई बिहार एसआई बीपीएससी टाइप का अगर कोई एग्जाम अगर आप दो तो यहाँ से इस प्रश्न को उठाए जाने की पर्याप्त संभावना रहती है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अग्रहार दरअसल क्या है, हम पहले भी बता चुका हूं मैं, मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि, दान दी गई टैक्स फ्री भूमि को ही अग्रहार कहा गया है। तो ये कहां पे है, और देखिए इसमें अग्रहार गांव में जो क्या है काम करता है, और ये जो काम होता है किसके माध्यम से होता है, समिति के माध्यम से। एक कमेटी बनाई गई, समिति द्वारा काम किया जाता है। और जो समिति है, इस समिति का जो चुनाव ये लोग करते हैं लॉटरी सिस्टम से करते हैं, ऐसा नहीं किसी के सोर्स के माध्यम से लोग लग जाएं, केवल लॉटरी रखा जाएगा और उस लॉटरी के माध्यम से क्या होगा, चुनाव होगा। और कुछ समिति के द्वारा क्या होता है, गांव का प्रशासन चलाया जाता है। तो जैसे एक दो समिति का मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिसको एग्जाम में लेकर कई बार पूछा जाता है। तो एक समिति है, अब दक्षिण भारत के नाम है, एक समिति है तोटवारियम समिति, एक समिति है एरीवारियम समिति। देखिए तोटवारियम जो समिति है इसका काम क्या है, गार्डन की व्यवस्था करना, बाग बगीचों की व्यवस्था करना। इसका काम क्या है, उद्यान बगीचों की व्यवस्था, इसको कहा जा रहा है उद्यान समिति। और इस वाली समिति की व्यवस्था क्या है, इरिगेशन को क्या कर देना, इरिगेशन संबंधित प्रॉब्लम्स को देखना, सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, सिंचाई व्यवस्था देखना, ये किसका काम है, इस समिति का। तो इस तरह से बहुत सारी समितियां बनाई जाती थी और ये काम किया जाता था लॉटरी के माध्यम से, ठीक है। एक पौनवारियम है और इसका काम क्या है, करेंसी, लोगों में पर्याप्त रूप से उसका सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका निगमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना सब किसका है, पौनवारियम नाम की समिति का काम था। तो चोल काल हम लोगों ने पढ़ लिए, और ये सब क्या थे, तुर्क के हमलों से पहले भारत में जो राजवंश थे हम लोगों ने उसकी बात कर लिए। और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्या दिल्ली सल्तनत से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक।